शेख चिली की अपनी बूढ़ी माँ से तकरीबन हर रोज शामत आई होती थी। उसकी बूढ़ी माँ शेख चिली के मोटे दिमाग और हर वक्त ख्याली पुलाव पकाते रहने की वजह से हर वक्त उसे डांटती फटकारती रहती थी। बूढ़ी माँ के लिए शेख चिली किसी काम का न था। जब उसकी बूढ़ी माँ उसे किसी काम के लिए बाहर भेजती तो वो हर काम बिगाड़ कर ही वापस आता, जिस पर उसकी बूढ़ी माँ उस पर और गुस्सा हो जाती और शेख चिली की फिर शामत आ जाती। शेख चिली अपनी माँ की डांट फटकार से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाता और सारा सारा दिन गलियों बाजारों में आवारा गर्दी करता रहता। वो रात गए ही लौटकर वापस आता, जब तक उसकी माँ उसका इंतजार करके सो चुकी होती थी। रात को देर से आने की वजह से शेख चिली उस वक्त तक नहीं जागता था जब तक सूरज उसके सर पर न आ जाता या फिर उसकी बूढ़ी माँ उसे झाड़ू से मार मार कर न जगा देती। आज भी शेख चिली बेफिक्र होकर सोया हुआ था। सूरज कब का उसके सर पर आ चुका था, लेकिन वो सहन में चारपाई पर चादर ओढ़े जोर जोर से हराटे लेकर गहरी नींद सो रहा था। उसकी बूढ़ी माँ झाड़ू से घर की सफाई कर रही थी। उसने कई बार शेख चिली को आवाजें देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन शेख चिली तो जैसे जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये नकम्मा कामचोर इस तरह नहीं जागेगा। गजब खुदा का, सूरज सर पर आ गया है और ये है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मुझे इसे खुद ही जगाना पड़ेगा। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने शेख चिली की तरफ गुस्सीली नजरों से देखते हुए कहा और फिर झाड़ू लेकर शेख चिली की जानिब बढ़ती चली गईं। चरपाई के करीब जाते ही वह शेख चिली की फैली हुई टांगों पर जोर जोर से झाड़ू मारने लगी। अरे उठो नकम्मे कामचोर, दिन निकल आया है। आज मैं मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। उठो, जल्दी उठो। बूढ़ी माँ ने शेख चिली की टांगों पर जोर जोर से झाड़ू मारते हुए चीख कर कहा, तो शेख चिली हड़बड़ा कर चीखता हुआ उठ बैठा। अरे अरे क्या कर रही हो माँ, मैं उठ तो गया हूँ। शेख चिली ने खुद को झाड़ू से बचाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ बेहद गुस्से में थी। उसने अब शेख चिली को और ज्यादा जोर से झाड़ू मारना शुरू कर दिया। नकम्मे इंसान, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम ना किसी काम के हो और ना काज के, बस दुश्मन हो अनाज के। मैं सारा दिन लोगों के घरों में काम करती हूँ, उनके बर्तन कपड़े धोती हूँ, और तुम दिन भर गलियों बाजारों में आवारा गर्दी करते हो। आज मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर तुम्हें इसी बिस्तर पर डाल दूंगी, फिर देखूंगी कि तुम किस तरह बाहर जाते हो और आवारा गर्दी करते हो। बूढ़ी माँ ने गुस्से से शेख चिली पर झाड़ू बरसाते हुए कहा और बेचारे शेख चिली की चीखें निकल गईं। बस करो माँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। सारा दिन तुम्हारी खिदमत करूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। माँ माँ मत मारो। शेख चिली ने खुद को झाड़ू से बचाते हुए चीख कर कहा और उसकी बात सुनकर शेख चिली की माँ का हाथ रुक गया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ही अब तुम मेरी हर बात मानोगे? बूढ़ी माँ ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा, बिल्कुल माँ, झाड़ू की मार से तो बेहतर है कि मैं वही करूं जो तुम मुझसे कहो। शेख चिली ने दोनों हाथों से अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दबाते हुए कहा, जहां जहां उसे झाड़ू से मार पड़ी थी। अच्छी तरह सोच लो शेख चिली, अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। बूढ़ी माँ ने तेज लहजे में कहा, मैंने सोच लिया है माँ, मैं सचमुच वही करूंगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। शेख चिली ने रोते हुए कहा, तो बूढ़ी माँ को उस पर तरस आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब तुमने कोई भी उल्टा काम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बुरी तरह शामत ले आऊंगी। बूढ़ी माँ ने कहा। शेख चिली उसका इकलौता बेटा था, इसलिए उसे शेख चिली की अहमकाना हरकतों पर जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी गुस्सा उतर भी जाता था। नहीं माँ, मैं कोई काम उल्टा नहीं करूँगा, शेख चिली ने जल्दी से जवाब दिया। कोई ख्याली पुलाव तो नहीं पकाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ख्याली पुलाव तो क्या, मैं कोई ख्याली हंडिया भी चूल्हे पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, शेख चिली ने उसी अंदाज में कहा। चूल्हे से याद आया, आज घर में चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं। तुम कुल्हाड़ी और अपना गधा जंगल में ले जाओ और जाकर लकड़ियां काट कर ले आओ। तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ।
پھر جب تم لکڑیاں لے آؤ گے تو میں تمہارے اور اپنے لیے روٹیاں بنا لوں گی۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے کہا، ٹھیک ہے ماں، میں ابھی جاتا ہوں اور ڈھیر ساری لکڑیاں کاٹ کر لے آتا ہوں۔ شیخ چلی نے کہا اور بوڑھی ماں کے ہاتھ میں جھاڑو کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لباس بدلا اور گھر سے ایک کلہاڑی لی اور صحن کے کونے میں بندھا ہوا اپنا گدھا کھولا اور اسے لے کر جنگل کی جانب چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا اور اس کا گدھا وہی گھاس پھوس چرنے لگا۔ شیخ چلی نے کافی لکڑیاں کاٹ لیں۔ اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا بنایا اور پھر وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر وہ بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے اس نے کچھ دیر آرام کرنا چاہا۔ لیکن ابھی وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اسے صبح صبح ماں کے ہاتھوں جھاڑو سے پڑنے والی مار یاد آ گئی۔ وہ فوراً بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے باپ رے، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر میں گھر دیر سے گیا تو ماں پھر سے میری شامت لے آئے گی۔ مجھے جلدی سے لکڑیاں گھر لے جانی ہوں گی، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنے گدھے کو کھینچ کر لایا اور اس نے لکڑیوں کا گٹھا گدھے پر لاد دیا اور گدھے کی رسی پکڑ کر اسے لیے اپنے گھر کی جانب ہو لیا۔ وہ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور اس سے اپنا گدھا بھی کھینچنا مشکل ہو رہا تھا۔ جنگل سے نکل کر وہ اپنے گاؤں میں آیا تو راستے میں اسے اس کا دوست گلو ملا۔ وہ بھی شیخ چلی کی طرح بے وقوف تھا۔ گلو نے جو شیخ چلی کی بری حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ ارے شیخ چلی، تم تو بری طرح تھکے ہوئے ہو، گدھا تمہارے ساتھ ہے اور تم پھر بھی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ تم گدھے پر سوار ہو کر گھر کیوں نہیں جا رہے؟ گلو نے ہمدردی سے کہا۔ میں گدھے پر سواری کیسے کر سکتا ہوں؟ گدھے پر تو میں نے پہلے ہی لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے، شیخ چلی نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ یہ تمہارا بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم گدھے پر سوار ہو جاؤ، میں لکڑیوں کا گٹھا تمہارے سر پر رکھ دیتا ہوں۔ اس طرح لکڑیوں کا بوجھ تم اٹھا لو گے اور تمہارا بوجھ گدھا اٹھا لے گا اور تم آسانی سے لکڑیاں اپنے گھر لے جا سکو گے۔ تمہیں پیدل بھی نہیں چلنا پڑے گا، گلو نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ شیخ چلی کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے جلدی سے گلو کی مدد سے گدھے کی کمر سے لکڑیوں کا گٹھا اتارا اور اچھل کر گدھے پر سوار ہو گیا تو گلو نے لکڑیوں کا گٹھا شیخ چلی کے سر پر رکھ دیا۔ شیخ چلی بے حد خوش تھا کہ اب اسے چلنا نہیں پڑے گا اور وہ لکڑیوں کا گٹھا بھی اپنے ساتھ لے جا سکے گا۔ اس نے گلو کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے واقعی تھکنے سے بچا لیا تھا۔ چنانچہ شیخ چلی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے گدھے پر سوار گھر کی جانب ہو لیا۔ وہ کھیتوں سے نکل کے ایک میدانی علاقے میں آیا تو اسے اس کا بہت پرانا دوست شبو مل گیا جو بے حد شریر تھا۔ اس نے جو شیخ چلی کو گدھے پر سوار اور اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا دیکھا تو وہ شیخ چلی پر ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شیخ چلی نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری حماقت پر ہنس رہا ہوں شیخ چلی، اس کے دوست شبو نے ہنستے ہوئے کہا۔ حماقت؟ کون سی حماقت؟ شیخ چلی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم گدھے پر سوار ہو اور تم نے اپنے سر پر لکڑیوں کا اتنا زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک تو تمہارا گدھا پہلے ہی کمزور ہے، اوپر سے تم نے اس بیچارے پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارا گدھا بے حال ہو گیا ہے، اور جس طرح سے تم نے بھی سر پر بوجھ اٹھا رکھا ہے اس طرح تمہاری گردن بھی اکڑ جائے گی، پھر تم اپنی گردن نہ دائیں گھما سکو گے اور نہ بائیں، تمہیں بس ناک کی سیدھ میں ہی چلنے کی عادت ہو جائے گی، شبو نے کہا، اور اس کی بات سن کر شیخ چلی پریشان ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سر پر بوجھ ہونے کی وجہ سے میری گردن واقعی ہی بری طرح اکڑی ہوئی ہے اور میں بڑی مشکل سے اس بوجھ کو سر پر اٹھائے ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہ لکڑیاں ہر حال میں گھر لے جانی ہیں ورنہ میری بوڑھی ماں مار مار کر میرا برا حال کر دے گی، شیخ چلی نے کہا۔ اپنی ماں کے ڈر سے تم ایک بے زبان جانور پر ظلم کرو گے؟ ذرا اس بیچارے گدھے کی حالت تو دیکھو، کیسے چل رہا ہے اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے۔
अगर ये तुम्हारा बोझ और तुम्हारे सर पर लकड़ियों के इतने बड़े गट्ठे का बोझ उठाए इसी तरह चलता रहा तो ये जरूर कहीं ना कहीं गिर जाएगा और मर जाएगा। शब्बू ने कहा तो शेख चिली और भी ज्यादा परेशान हो गया। गद्दे पर तो सिर्फ मैं बैठा हूं और लकड़ियों का गट्ठा तो मैंने उठाया हुआ है। इसका बोझ तो मेरे सर पर है, मगर अब मैं क्या करूं? मेरी गर्दन तो अकड़ी जा रही है। शेख चिली ने कहा, इसका मैं तुम्हें एक आसान हल बताता हूं। इस तरह तुम भी घर पहुंच जाओगे और तुम्हारा गधा भी। ना तुम थकोगे और ना तुम्हारा गधा थकेगा। शब्बू ने शरारत भरे लहजे में कहा, ओह जल्दी बताओ दोस्त, मैं अपने गधे से बेहद प्यार करता हूं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। शेख चिली ने कहा, नीचे उतरो और अपने सर से लकड़ियों का गट्ठा उतार कर नीचे रख दो। शब्बू ने कहा। उसके चेहरे पर शरारत के तासरात साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें शेख चिली जैसा मोटे दिमाग वाला कभी नहीं देख सकता था। शेख चिली ने शब्बू की बात मान ली और गधे से नीचे उतर आया और उसने लकड़ियों का गट्ठा भी जमीन पर डाल दिया। मेरे पास माचिस है, तुम इन खुश्क लकड़ियों को आग लगाकर जला दो। कुछ ही देर में ये लकड़ियां जलकर राख बन जाएंगी। फिर तुम राख उठाना और किसी पोटली में डाल लेना। छोटी सी पोटली का कोई वजन नहीं होगा। तुम वो पोटली लेकर गधे पर सवार हो जाना। इस तरह ना तुम्हें बोझ उठाना पड़ेगा और ना ही तुम्हारे गधे को, और तुम दोनों इत्मीनान से घर भी पहुंच जाओगे। शब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ये तो बड़ी आसान तरकीब है। वाकई मैं लकड़ियां नहीं तो लकड़ियों की राख तो ले जाऊंगा। मेरी माँ लकड़ियों की राख देखकर मुझे ये तो नहीं कहेगी कि मैं नकम्मा और कामचोर हूँ। वो मुझसे बेहद खुश होगी। शेख चिली ने खुश होते हुए कहा। वो इस कदर अहमक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हैं इस भले में बुरे तौर भी, कि उसका दोस्त शब्बू उससे शरारत कर रहा था और उसकी इस शरारत से शेख चिली की शामत भी आ सकती थी। तो फिर लगा दूं आग लकड़ियों को? शब्बू ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ जरूर, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। माँ भी मुझे यही नसीहत करती है कि बेटा नेक काम में देर ना किया करो। शेख चिली ने इतना कहा तो शब्बों ने हंसते हुए लकड़ियों को आग लगा दी। लकड़ियां खुश्क थीं, उन्हें जल्द ही आग ने पकड़ लिया। कुछ ही देर में लकड़ियां जलकर राख बन गईं। शेख चिली के पास एक पोटली थी। उसने शब्बों के कहने पर पोटली राख से भरी और गधे पर सवार होकर शब्बू की अक्लमंदी का शुक्रिया अदा किया और फिर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने गधे को सहन के कोने में बांधा तो उसकी माँ, जो चूल्हे के आगे आटा गूंदे बैठी उसका इंतजार कर रही थी, उठ खड़ी हुई। खाली हाथ क्यों आए हो? लकड़ियां कहाँ हैं? शेख चिली की बूढ़ी माँ ने शेख चिली से पूछा। मैं खाली हाथ तो नहीं आया हूं माँ, ये देखो पोटली में लकड़ियों की जली हुई राख है। इसमें एक मन लकड़ियों की राख है। शेख चिली ने अपने पटके में उड़सी हुई राख की पोटली निकालकर बूढ़ी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। राख? क्या मतलब? शेख चिली की माँ ने हैरान होकर पूछा। तो शेख चिली ने उसे पूरा वाकया कह सुनाया, जिसे सुनकर बूढ़ी माँ ने बेइख्तियार अपना सर पीटना शुरू कर दिया। उसका बेटा वाकई में बेवकूफ़ों का सरदार था, जो हर किसी की बातों में आ जाता। शेख चिली की बूढ़ी माँ को शेख चिली की इस हिमाकत पर इस कदर गुस्सा आया कि इस बार उसने कपड़े धोने वाला डंडा उठाया और उससे शेख चिली को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इतनी मार पड़ी कि उसकी चीखें सारे घर में गूंजने लगीं। उस रोज शेख चिली की इतनी शामत आई कि वो कई रोज अपनी हड्डियां सहलाता हुआ बिस्तर पर पड़ा रहा और घर से बाहर बिल्कुल ना निकल सका।